नमस्कार सभी दोस्तों, प्लेटफॉर्म क्लासेज की इस आर्थिक समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। सभी दोस्तों को मैं बताना चाहूँगा कि राजस्थान पुलिस के लिए क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है और अपने राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की जो भर्ती है उसका भी क्रैश कोर्स शुरू किया जा रहा है, बाकी बैच चल ही रहा है। तो जो भी प्यारे साथी इस बार नौकरी लगना चाहते हैं वो प्लेटफॉर्म क्लासेस से जुड़े। यहाँ पर निरंतर मेहनत टीम प्रयास कर रही है और आपको जो है पूरा सिलेबस पर आधारित अध्ययन करवाया जा रहा है। तो आज हम पार्ट 3 पर आ चुके हैं। इससे पहले 2 पार्ट जो है एसेंसर 12 के नाम से सर्च करेंगे या प्लेटफॉर्म क्लासेज 12 के नाम से सर्च करेंगे, उस पर 2 पार्ट इसके डाल दिए गए हैं। ये तीसरा पार्ट है जो अपने शहरी, ग्रामीण और क्षेत्रीय विकास के बारे में है और बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्थिक समीक्षा से लिया गया पार्ट नंबर 3 है। तो जो भी प्यारे साथी हैं वो आके एग्जाम देंगे। इसमें से कम 2 से 3% पेपर में आए हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट यानी कि एसडीजी रिपोर्ट। एसडीजी रिपोर्ट जो है उसके अनुसार दुनिया में आधी से अधिक जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में है। यानी कि एसडीजी रिपोर्ट ये बता रही है कि दुनिया में तो 50% से भी ज़्यादा जो जनसंख्या है वो शहरी क्षेत्रों में निवास करती है, लेकिन 2050 तक यह 66.66% हो जाएगा, ऐसा दुनिया के लिए कहा गया है। यहाँ पर जो है ये जो शहरी और महानगरीय जनसंख्या है उसका वैश्विक घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में 80% योगदान माना जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट है बेसिक नॉलेज के लिए काम में है। इसमें हम देख सकते हैं कि एसडीजी के जो है 17 गोल्स हैं और 169 जो है टारगेट है। यहाँ पर कितने टारगेट है? 169 टारगेट है। तो ये जो एसडीजी गोल्स है इनकी संख्या सीधी पूछ ले 17 है। और यहाँ पर जो है भारत की बात करें अपन तो भारत की जो 2025 में यहाँ पर कुल मिलाकर 99 नंबर का ये 99वां स्थान रहा है 167 देशों में से। पहले भारत का 109वां था 2024 में। तो ये क्वेश्चन पेपर में बहुत काम का हो सकता है। इंडिया का जो स्कोर है वो है 6700 में से। तो ये है भारत के बारे में। अगर देखिए हम 2018 में स्कोर था 57, यहाँ पर 2019-20 में स्कोर बढ़ के हुआ 60 और उसके बाद में 2020-21 में स्कोर 66 हो गया और 2023-24 में स्कोर 71 यहाँ पर हाईएस्ट रहा है। तो इनमें से अगर हम बात करें कि अभी का स्कोर भारत का क्या रहा है, तो भारत का जो स्कोर रहा है वो रहा है 67। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि 2025 में भारत का स्कोर क्या रहा है और रैंक क्या रही है। तो रैंक ये रही है 99 और स्कोर रहा 67। अब बात आती है कि स्वच्छ शहरों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें 5R का जो है फॉर्मूला यूज किया गया है। 5R में अगर हम बात करें तो पहले R का मतलब होता है रिड्यूस, दूसरे R का मतलब होता है रीयूज और तीसरे R का मतलब है रिसाइकल और चौथे में रिकवर और 5वें R को यहाँ पर जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुल मिलाकर के 5 R जोड़े गए हैं। तो यहाँ पर रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर है ना। तो इस प्रकार से 5 R यहाँ पर है। इसमें अपन एक R लेना भूल गए। तो यहाँ पर जो है उन्नत तकनीकी का उपयोग किया गया है
राजस्थान में अगर हम बात करें शहरीकरण की, तो शहरीकरण जो है राष्ट्रीय शहरीकरण जो है उसके समान ही है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। अगर हम बात करते हैं भारत की जनसंख्या में शहरी आबादी 1961 में 17.97 यानी 18 थी और 2011 में 31.14% हो चुकी है। तो ये आंकड़ा बहुत काम का हो सकता है। इसी तरह से शहरी आबादी 1961 में जो है 2011 में ये राजस्थान के लिए है 24.87 हो चुकी है। तो राजस्थान में 24.87 है। तो भारत में शहरी आबादी जो है का अनुमान माना जा रहा है 34.43 आगे के लिए और 31 तक 37.55 ये यहाँ पर माना जा रहा है। अब हम बात करें 2021 में शहरी आबादी की राजस्थान में, तो ये कितनी हो जाएगी 26.33 की संभावना है और 31 तक 27.74 की संभावना यहाँ पर है। अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि 31 तक जो है 27 और यहाँ पर 21 तक जो है 26.33 शहरी आबादी होने की संभावना है। अभी 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें 24.87 शहरी आबादी थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट है। 2021 में शहरी आबादी जो है 26 और ये 27 है, ये पॉइंट तो है। 2001 में राजस्थान की कुल जनसंख्या 565 लाख थी, जिसमें 294 लाख पुरुष और महिलाएं थी। अगली बात आती है कि 2031 तक जो है यहाँ पर अपनी जनसंख्या 872 लाख होने की संभावना बताई जा रही है, जिसमें 444 लाख पुरुष और 428 लाख महिलाएं शामिल है। इसके बाद बात आती है कि 2001 में राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में कुल जनसंख्या जो है वो 132 लाख थी, जिसमें 70 लाख पुरुष और ये थे। 2031 तक जो है 242 लाख तक पहुंचने का, यानी कि सीधा 1 का 2 और यहाँ पर लगभग डबल से थोड़ा कम हो रहा है। तो 242 लाख जो है होने की अनुमान है, जिसमें से 126 लाख जो है पुरुष और 116 लाख जो है महिलाएं शामिल होगी। 2001 से 11 की गणना के अनुसार 0 से 6 की आयु में बच्चों की संख्या 106 लाख रही है, जिसमें 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में 2001 में 52.39 और लड़के और 47.61% जो है लड़कियों की संख्या देखी गई थी। 2011 में परिवर्तन होकर के ये यहाँ पर 52.95% और 47.5% हो चुका है। तो ये काम का आंकड़ा हो सकता है। लिंगानुपात की बात करते हैं तो 1000 पर पुरुषों की संख्या 914, यानी पुरुषों पर 1000 पर 914 महिलाएं, जबकि 2001 में ये 890 था। स्पष्ट है कि शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात जो है 1000 पुरुषों पर 24 महिलाओं की यहाँ पर क्या देखी गई है, वृद्धि देखी गई है। तो 2001 में 890 था और 2011 में जो है 914 हुआ है। तो यहाँ पर सीधा 24 की जो है वृद्धि देखी गई है। 2001 से 2011 में प्रश्न अच्छा है, वृद्धि भी पूछी जा सकती है। लिंगानुपात में अगर हम बात करें 933 महिलाएं और शहरी क्षेत्रों में जो है ये यहाँ पर आती है बात अपनी कि ये तो हो गया अपना प्रति 100 पुरुषों पर 914 शहरी क्षेत्र में, और यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में 933 महिलाएं, शहरी क्षेत्रों से मामूली अधिक है। तो ये कौन से क्षेत्र का है, ये ग्रामीण क्षेत्र का है। तो ग्रामीण में कितना है 933। 2001 में कितना था 930 था, अब कितना है, तो यहाँ पर शहरी क्षेत्रों के लिंगानुपात से कई अधिक है ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात। और 2001 से 2021 है उसमें जो केवल वृद्धि हुई है +3 की यहाँ पर देखी गई है। तो ये भी अपने को आंकड़ा याद रखना है। अब देखो बाल लिंगानुपात की बात आ रही है। 887 2001 में था, 2011 में घटकर जो है 874 ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आंकड़ा जो है 874 देखा जा रहा है आर्थिक समीक्षा के अनुसार शहरी क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्रों का बाल लिंगानुपात कितना है 874 है।
ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो 914 था 2001 में, और 2011 में जो है 892 जो है यहाँ पर आ रहा है ग्रामीण क्षेत्रों का। तो यहाँ भी शहरी क्षेत्र से जो है ग्रामीण क्षेत्र का अधिक है। अगर हम बात करें 74 से तो यहाँ पर जो है 8 और 1 18 का जो है यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा। शहरों का 18 कम है बालिंगन पर और गांव का 18 ज्यादा है। अगली बात आती है साक्षरता दर। 1961 से 2011 में वृद्धि देखी गई है। 2011 में 66.11 है। पीछे की साइड में यहाँ भी 11 और यहाँ भी 11 66 और 1961 से 11 तक टोटल साल कितने हो चुके हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 61 से 40 और ये 11 का यानी 50 प्लस हो गया, यानी 60 के एवरेज में चला गया। यहाँ पर 2001 में ये 60.40 था, 2001 में 60.40% था। तो अभी का कितना है 66.11 है। कौन से? अगर हम शहरी क्षेत्रों की औसत साक्षरता की बात करें तो 79.70% है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 61.40 है। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में कम है और शहरी क्षेत्रों में क्या है ज्यादा है। अगला आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 1 लाख या अधिक जनसंख्या वाले शहरों में जयपुर की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, 30.46 लाख जो है जयपुर में, और ये सबसे बड़ा जो है शहर है जयपुर। अगर हम बात करें सेकंड नंबर पे तो दूसरा बड़ा शहर जोधपुर है, और तीसरे पे कोटा है, चौथे पे बीकानेर है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अगर हम बांसवाड़ा देखें तो बांसवाड़ा जो है 1.01 लाख सबसे छोटी आबादी वाला जो है शहर है बांसवाड़ा। इसके बाद अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें, नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत देखें तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में सबसे ज्यादा कौन सा आएगा तो वो जयपुर आएगा। और यहाँ पर अगर नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत देखें तो वो कोटा का है सबसे ज्यादा, सेकंड पे आता है जयपुर, थर्ड पे आता है अपना अजमेर और फोर्थ पे आता है जोधपुर। तो ये हमें ध्यान रखना है। सबसे अधिक शहरीकृत जिले ये है। अब बात आती है जालोर जो है, जालोर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ये जो है इनमें इनके अलावा बाड़मेर और डूंगरपुर। तो सबसे कम जो है शहरीकृत जो है कौन सा आ जाएगा, डूंगरपुर आ जाएगा। सबसे कम शहरीकृत में डूंगरपुर आ जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है। ग्रामीण जनसंख्या डूंगरपुर में ज्यादा प्रतिशत में है। तो ये है 2011 में राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करते हैं तो 794 लाख व्यक्तियों और राजस्थान में 32 लाख व्यक्तियों ने ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन किया है। अब पलायन कितने लोगों ने किया है तो राष्ट्रीय स्तर पर तो 794 लाख व्यक्तियों ने, और राजस्थान में जो है 32 लाख व्यक्तियों ने ग्रामीण से शहरों की ओर पलायन किया है। तो पलायन करने वाले व्यक्तियों का 4% है, यानी कि राजस्थान के कितने प्रतिशत व्यक्तियों ने पलायन किया है, 4% व्यक्तियों ने पलायन किया है। अब पलायन करने वालों में पुरुष और महिला अगर बात करें अपन तो यहाँ पर 49.16% पुरुष ने और 59.11% जो है महिलाओं ने पलायन किया है शहरों की ओर। महिलाओं का कारण रहा था वैवाहिक और पुरुषों का कारण रहा था रोजगार। तो पुरुषों ने तो रोजगार के लिए और महिलाओं ने विवाहिक कारणों से जो है शहरों की ओर पलायन किया है। यहाँ पे प्लान है और इसमें अगर हम बात करते हैं तो पुरुष और महिलाओं को 45.6% पुरुष और 51.80% जो है महिलाएं जो है वैवाहिक कारणों से जो है यहाँ पर पलायन किया है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। तो यहाँ पर भी वही, यहाँ पर थोड़ा सा आंकड़ा अलग दिखाई दे रहा है अपना 59.11 और 49.16। तो ये है ग्रामीण से शहरी की ओर। राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम पलायन की बात करें तो यहाँ पर 68.4% की तुलना में शहरी क्षेत्रों में जो है 68.9% ये क्या है शहरी राजस्थान में लगभग अच्छी स्थिति में। राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो घरों की बात आ रही है तो राष्ट्रीय स्तर पर 68.5
अच्छी स्थिति में है शहरों के, तो राष्ट्रीय स्तर से थोड़ा ज्यादा जो है अपना यहाँ पर ठीक है। अब आते हैं सभी घरों घने क्षेत्र जिनमें कम से कम 300 की जनसंख्या अथवा 60 से 70 परिवार रहते हो, ऐसे में आवासीय समूह जो है उनके बारे में यहाँ पर घने क्षेत्र उनको कहा जाता है। आवासीय समूह जिनमें 60 से 70 परिवार रहते हैं और 300 की जनसंख्या होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है झुग्गियों में रहने वाली संख्या जो है 20.68 लाख है और यहाँ पर शहरी आबादी का जो है 12.13% है। अगर हम बात करें कच्ची बस्ती में निवासियों की सबसे अधिक जनसंख्या की बात करें तो जयपुर नगर निगम में सबसे ज्यादा कच्ची बस्तियों में निवास करने वाले लोगों की संख्या है 3.23 लाख जो है यहाँ पर कच्ची बस्तियों में रहते हैं। अकेले राज्य की कच्ची बस्ती जनसंख्या का 15.64% ये है और कुल जनसंख्या का 10.62% ये है। तो इस प्रकार से सबसे ज्यादा यहाँ पर है। अब आती है मेट्रो के बारे में, जयपुर मेट्रो। तो जयपुर मेट्रो जो है इसका पहला चरण मानसरोवर से चांदपोल तक 3 जून 2015 को चालू हुआ था और चरण 1 भी जो है चांदपोल से बड़ी चौपड़ को जारी हुआ था। तो ये देखो बैर से बड़ी चौपड़ अगर 23 सितंबर 2020 से ये चालू हुआ था। उसके बाद में 2.1 किलोमीटर ये लंबा था, ठीक है, तो इतना तो इसमें जरूरत नहीं है। अब देखो चरण 1C की बात आ रही है तो फिर ये बी से शुरू हुआ और सी पर यहाँ पर बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक ये 1C चला। तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा यहाँ पर DPR तैयार की गई। अब बात आती है यहाँ पर चरण 1D की। अब सी खत्म हो गया, डी आ गया, तो ये 200 फीट बाईपास से अजमेर रोड तक के लिए चालू किया गया जिसमें दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन को DPR दी गई है। ये हो गया अपना। इसके बाद में आता है अपना कि चरण 2 सीतापुरा से विद्याधर नगर चलाया गया है। तो इसमें 2 नगर जोड़े गए हैं, एक सीतापुरा और एक विद्याधर नगर। तो ये प्रस्तावित है। जयपुर विकास प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण की बात आती है तो राजस्थान में ये विकास प्राधिकरण है 5। अगर प्रश्न आ जाए विकास प्राधिकरण कितने हैं तो जयपुर है, जोधपुर है, अजमेर है, कोटा है और उदयपुर है। ये विकास प्राधिकरण है, इनको याद रखना है अपने को। कितने विकास प्राधिकरण है? 5। अब आते हैं पर रेरा। तो राजस्थान एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जिसको क्या बोलते हैं रेरा, और इसके अलावा रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल, इन दोनों का गठन जो है 6 मार्च 2019 को किया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इनका गठन कब किया गया, तो 6 मार्च 2019 इसकी डेट है। एक है राजस्थान आवासन मंडल, काफी इंपोर्टेंट है, 24 फरवरी 1970 को स्थापित किया गया है और ये स्वायत्त शासी निकाय है। राजस्थान आवासन मंडल जयपुर में है। उसके अलावा जयपुर के मास्टर डेवलपमेंट प्लान लाया जा रहा है, तो यहाँ 2025 में चौंगू, मगरू और इनमें जो है नए शहरी क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा 2025 की मास्टर प्लान। राजस्थान के 300 शहरों में से 194 के लिए मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। जो नगर पालिका शहर है 300 उनमें। अगली बात आती है 2021 से 2024 की अवधि में राज्य में 106 नई नगर पालिकाओं का गठन किया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है 21 से 24 में कितनी नगर पालिकाएं बनी है? 106 नगर पालिकाएं यहाँ पर बनी है। तो ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड नई दिल्ली में है और यहाँ पर अगर बात करते हैं अपन जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरणीय मिशन की, तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरणीय मिशन और इसके अलावा जो है शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अमृत योजना और ऐसे यहाँ पर केंद्र, राज्य और यूएल। ये देखो बात क्या हो रही है कि जवाहरलाल नेहरू जो URM है इसमें चयनित कस्बों को छोड़कर सभी शहरों में ये लागू किया गया है। तो कुछ जो शहरों को छोड़कर सब में लागू है, इसको आपको ध्यान रखना है।
कौन सा मिशन है? शहरी नवीकरणीय मिशन। अमृत योजना जो है वाली 11 योजनाओं को जो राशि है उसका अनुपात क्या है? 60:20:20 है। कैसे है? तो यहाँ पर केंद्र का 60 है, राज्य का 20 है और नगर पालिका जो यूएलबी है उनका भी 20 है। 12 शहरों में 11 सीवरेज परियोजनाएं चलाई गई, ये भी अपने को ध्यान रखना है। बाकी 12 परियोजनाएं यहाँ पर चल रही है। अगला है राजस्थान शहरी विकास निधि। द्वितीय ये शहरी विकास निधि गठन 25 अगस्त 2021 को आवासन और शहरी विकास निगम लिमिटेड के द्वारा किया गया। इसमें जो है हुंड को वित्तीय संस्था, बैंक से ऋण और यहाँ पर राज्य सरकार से अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करने के प्रावधान के साथ किया गया है। और इसमें यूएलबी जो है विकास प्राधिकरण, शहरी सुधार ट्रस्ट और राजस्थान हाउसिंग बोर्ड भी इसमें फंड में योगदान देंगे। तो ये है, तो इतनी जरूरत नहीं है, बस इतना सा याद रखना है कि कब किया गया है? 25 अगस्त 2021 को किया गया है। जून 2015 में सरकार द्वारा शुरू की गई स्मार्ट सिटी के उद्देश्य से शहरों का विकास करना है, तो ये स्मार्ट सिटी योजना थी। इसमें जो है अपने राजस्थान के कौन कौन से शहर शामिल है? वो भारत के कुल मिलाकर के 100 शहर इसमें से शामिल किए गए हैं, जिसमें राजस्थान के 4 शहर इसमें आते हैं। स्मार्ट सिटी में जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर स्मार्ट सिटी चुना गया है। तो कुल जो है ये तो कोई जरूरत की बात नहीं है। यहाँ पर आता है स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2, ये 2 शहरी वाला है। तो स्वच्छ भारत मिशन जो है घरेलू शौचालय और इससे संबंधित है, तो स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया है। स्वच्छ भारत मिशन जो शहरी है 2.0 इसको बोलेंगे, तो ये अक्टूबर 2021 में 5 साल की अवधि के लिए लॉन्च किया गया है। तो ये है, और एक स्वच्छ भारत मिशन 2014 वाला भी, उसमें शौचालय वगैरह सारी चीजें हैं। एक है लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पद अंत्योदय। ये अपने यहाँ सुशासन को समर्पित जो है सरकार का फंड है। तो 240 नगर निकायों में से 1000 में यहाँ पर देखो रसोइयों की संख्या कितनी दी गई है? 1000 यहाँ पर रसोइयों की संख्या बताई गई है। 18 से 60 वर्ष की आयु के सदस्यों को श्रम रोजगार करके कौन सी योजना आ गई इसमें? तो यहाँ पर जो है राजीविका की बात आ रही है। राजीविका जो है ये इसका गठन जो है 2010 में किया गया है राजीविका का, और इसमें जो प्रमुख गतिविधियां हैं संस्था निर्माण है, क्षमता निर्माण है और वित्तीय है। इस प्रकार से राजीविका कार्य करता है और ये स्वयं सहायता समूह आदि से जुड़ा हुआ है। स्वयं जिसको बोलते हैं अपन सेल्फ हेल्प ग्रुप। गांव में इसके द्वारा 984 अन्नपूर्णा रसोई संचालित की जा रही है राजीविका के सहयोग से। तो ये अपने को यहाँ पर दिया गया है राजीविका के बारे में। तो गांव में कितनी रसोइयां चल रही है? 984 रसोइयां चल रही है। अगर बात करें अपना अगला पॉइंट, तो यहाँ पर अपने जो 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार नरेगा दिया जाता है, वो 12 जिले की जो है शहरियाओं को दिया जाता है और उदयपुर जिले में जो है कतौड़ी को, और इसके अलावा जो है विशेष योग्यजनों को भी विशेष योग्यजनों को तो यहाँ पर 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। यानी विशेष योग्यजन को तो 100 + 100 बराबर इनको तो 200 दिन हो जाते हैं, और यहाँ पर शहरियों को हो जाते हैं 100 जो है 25 दिन का जोड़ दे तो 25 दिन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मनरेगा में एक है मिशन अमृत सरोवर। प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जो है अमृत सरोवरों का निर्माण किया जा रहा है, और राज्य का लक्ष्य है 2475 अमृत सरोवर बनाना। तो ये इतना सा याद रखना है। प्रत्येक जिले में
75 अमृत सरोवर बनाया जा रहा है कम से कम। यहाँ पे जनता को 8 रुपये में जो है भोजन देने के लिए जो योजना है वो अन्नपूर्णा रसोई योजना है। इसके अलावा आवास योजना जो है बेघरों के लिए चलाई गई और इसमें कमजोर वर्ग के लोगों को 3 लाख रुपए तक की, निम्न आय वर्ग के लोगों को जो है 3 से 6 लाख के बीच है उनको किफायती आवास उपलब्ध कराया जाता है। आवास योजना में जिनकी 3 लाख तक आय है और निम्न आय वर्ग जो है 3 से 6 लाख तक आय वर्ग है, यानी कि 2 आय वर्ग है, एक तो कमजोर है और एक निम्न है। तो निम्न 3 से 6 लाख वाला है, कमजोर 3 से कम वाला है, उनके लिए किफायती दरों पर आवास उपलब्ध कराया जाता है। एक पीएम जनमन योजना है जो विशेष रूप से कमजोर जनजातियों के लिए ये योजना है और इसमें जो है 12 जिले में चल रही है। 12 जिले की 8 पंचायतों ने आवासीन शहरी परिवारों को 2 लाख आवास निर्माण हेतु और शौचालय हेतु 12,000 रुपए और मनरेगा से मानव दिवस डे है। तो ये 12 जिले में चल रही है, इसको अपन ध्यान रखेंगे। इस प्रकार कुल मिलाकर के इसमें 2.35 लाख रुपए की जो है राशि दी जाती है। तो ये है अपना पीएम जनमन योजना। वर्तमान में अपने यहाँ से 35 सांसद हैं, 25 लोकसभा में और 10 राज्यसभा में है और संसदीय क्षेत्र के लिए इनको 5 करोड़ राशि जो है फंड से दी जाती है, जिसकी कार्यों की अनुशंसा है तो कलेक्टर को अनुशंसा कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं MPLAD। तो ये कितने की है? 5 करोड़ रुपए की और सभी निर्वाचित राज्यसभा सदस्य यानी कि राज्यसभा के निर्वाचित राज्यसभा सदस्य और किसी भी जिले में कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं राज्यसभा वाले। तो ये बात है। और लोकसभा के संसदीय क्षेत्र के लिए 5 करोड़ की राशि यहाँ पर अनुशंसा कर सकते हैं, राज्यसभा वाले भी 5 करोड़ की राशि की अनुशंसा कर सकते हैं। अगली बात आती है गंभीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सांसद संसदीय क्षेत्र और राज्य के बाहर भी दिशा निर्देश के अनुसार किसी भी हिस्से में पुनर्वास के लिए आपदा के लिए अधिकतम 1 करोड़ रुपए जो है इसकी तक की स्थायी परिसंपत्ति का निर्माण करवा सकते हैं। तो राज्य के बाहर भी कर सकते हैं 1 करोड़ रुपए। अगला है मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। अच्छा कार्यक्रम है, 1986-87 में ये प्रारंभ होता है मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम और ये जो है अलवर, खेरकल, तिजारा और टीम के 14 खंडों में ये चल रहा है। ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है और इसमें 807 गांव शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पर मेवात क्षेत्र में अपने को याद रखना है 1986 और उसके बाद में 14 खंड और उसके बाद में 807 जो है गांव। ये अपने को 3 यूनिट याद रखना है। महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना चलाई गई है। इस योजना के तहत जन भागीदारी के द्वारा सामुदायिक परिसंपत्तियों का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। इसमें जो है शमशान और कब्रिस्तान की चारदीवारी के लिए 90% राशि और सामुदायिक परिसंपत्तियों के लिए 70% और 40% से अधिक SC आबादी वाले गाँव में 80% की जो राशि राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। शेष जो 10% बनती है वो जनता संग्रह करती है। डाक क्षेत्र कार्यक्रम जो है काफी इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है। डाक क्षेत्र 2004-2005-06 में शुरू होता है। देखो D for 4 होता है, 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है और 4 का डबल करो तो ये 8 जिलों में चलाया जा रहा है डाक क्षेत्र विकास कार्यक्रम। बस इतने से इसमें डिजिट है। तो यहाँ पर डाक में याद रखना D for 4, 4 का डबल 8 और 2005-06 में ये शुरू किया गया है। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मगरा भी वही 2005-06 में शुरू किया गया है और ये अपने जो है मगरा विकास क्षेत्र में शुरू किया गया है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो 1746 गांव में ये मगरा क्षेत्र जो है क्रियान्वित किया जा रहा है। एक है बायोफ्यूल नीति जो कि 2007 की और
और बायोफ्यूल प्राधिकरण किया गया है। उसके बाद में जैव ईंधन नियम लाए गए हैं 2019 में। तो जैव ईंधन नियम कब लाए गए? 2019 में। एक बंजर भूमि और चारागाह बोर्ड की बात आती है तो 2016 में ये बनाया गया था और इसका जो है पुनर्गठन जो है वो 11 फरवरी 2022 को 11 × 2 = 22 11 फरवरी 2022 को इसका जो है पुनर्गठन किया गया बंजर भूमि और चारागाह बोर्ड का। तो ये याद रखना है। सांसद आदर्श ग्राम योजना की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर ग्राम पंचायतों के लिए विकास में तेजी लाने के लिए ये है सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसमें सांसद ग्राम पंचायत को वोट देते हैं। अब पंचायत राज राजस्थान में त्रिस्तरीय है। 2 अक्टूबर 1959 को इसका उद्घाटन हुआ था। 24 अप्रैल 1993 को जो है पंचायत राज का जो है त्रिस्तरीय व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इस प्रकार से है और अनुच्छेद 243 में पंचायतों को जो है शक्तियां, अधिकार, जिम्मेदारियां प्रदान किए गए हैं। राजस्थान पंचायती राज जो अधिनियम 1953 और फिर 1994 में इसे संशोधित रूप से और पंचायत राज नियम 1996 में जो है राजस्थान में लागू किए गए। ये 2-4 पॉइंट इंपोर्टेंट है। उसके बाद वर्तमान में 33 जिला परिषद है, 365 पंचायत समितियां हैं और 11,194 ग्राम पंचायत है। यह आंकड़ा जो आर्थिक समीक्षा में दिया है उसके हिसाब से। अगला आता है केंद्रीय वित्त आयोग के द्वारा 2025 तक की 5 वर्ष की जो है यहाँ पर अनुशंसा है और षष्ठम वित्त आयोग की अनुशंसा जो है उसके अनुसार 2011 की जनगणना को आधार माना गया है और यहाँ पर इसका जो फंडिंग पैटर्न है वो 5:20:75 किया गया है। यानी कि त्रिस्तर होते हैं, ग्राम पंचायत को जो सबसे ज्यादा, फिर पंचायत समिति और जिला परिषद को 5% जो है यहाँ पर। तो जिला परिषद को कितना 5%, पंचायत समिति को 20 और ग्राम पंचायत को जो है 75% यहाँ पर राशि का अनुपात यहाँ पर निर्धारित किया गया है। 15वें वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार पर 40% जो है बेसिक अनुदान दिया जाता है, सिर्फ 7% जो है यहाँ पर अनुदान बेसिक टाइप अनुदान के रूप में देय होता है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो व्यय विभाग जो वित्त मंत्रालय की सिफारिशों के अनुसार अनुदान 50% की 2 किस्तों में जारी किया जाता है। जो भी अनुदान दिया जाता है वो 2 किस्तों में दिया जाता है। ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। अब छठा वित्त आयोग जिसके अध्यक्ष प्रतिबंध सिंह है उसकी बात करते हैं तो यहाँ पर उसकी रिपोर्ट 2020-22 में जारी होती है और STR जो है यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो इसमें 5% राशि पंचायत राज संस्थाओं द्वारा अपनी आय में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि कितने प्रतिशत राशि प्रोत्साहन अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी? 5% राशि। तो यहाँ पर ये हो गया अपना। तो राजस्व का 6.75 जो हिस्सा अपने को प्राप्त हुआ है तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो ग्रामीण जनसंख्या 75 है और शहरी जनसंख्या 24 है उसी के अनुसार संस्थाओं में बांट दिया जाता है। यानी कि पंचायत राज और शहरी संस्थाओं के लिए बांट दिया जाता है और इसके आगे जो है वो जिलेवार बैठे जाता है से बांट दिया जाता है। अगर बात करें 2018 तक खुले शौच से मुक्त घोषित किया गया है राजस्थान को, 31 मार्च 2018 तक जा चुका है और 2020-21 में जो है स्वच्छ भारत ग्रामीण जो चला दूसरा चरण 2.0 तो 5 वर्षों तक लागू रहेगा और इसमें यही ODF का प्रयास किया जाएगा। आदर्श गोवर्धन परियोजना की बात आ रही है। पशुओं के गोबर और जैविक कचरे को साफ करने के लिए, उपजाऊ और खाद्य उत्पाद के लिए ये विकसित होता है और आदर्श गोवर्धन में अगर बात करते हैं योजना प्रत्येक जिले में एक आदर्श गोवर्धन परियोजना चलाई जा रही है। वर्ष 2024-25 में कुल 11 जो है ऐसी परियोजनाएं शुरू कर दी गई। अगला आता है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। ये जो है पंचायत राज जो दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल को, तो पंचायत राज दिवस पर पंचायत पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं और ये जो है भारत सरकार के द्वारा चलाया गया
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, ये सब पुरस्कार इसमें दिए जाते हैं। और इसके बाद आते 2015 में जो है ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की जा रही है, ये भी हमको थोड़ा सा नॉलेज कर रखना है। स्वामित्व योजना काफी इम्पोर्टेंट है। 24 अप्रैल 2020 को पंचायत दिवस पर ये चालू की गई है और इसमें जो है पंचायती राज विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राजस्व विभाग के संयुक्त रूप से कार्य किया जा रहा है। दोनों वेरी इम्पोर्टेंट लाइनें हैं पेपर में। इसमें ड्रोन से सर्वे करा करके सभी गाँव में डिजिटल मानचित्र तैयार करके और ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया जाता है। स्वामित्व योजना फिर वो पट्टा वितरण किया जाता है। यहाँ पंचायत राज अधिनियम 1996 के प्रावधानों के संबंधित व्यक्ति को जो है पट्टा भी दिया जाता है। तो ऐसा है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका सर्वे ऑफ इंडिया, ये मानचित्र जाएगा। अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण 6 जनवरी 2024 को प्रारंभ होती है और इस योजना के तहत जो है अगर हम बात करें तो अधिकतम 100 सुबह और 100 जो है रात्रि भोजन के लिए अनुदान हुई 22 राज्य का 8 व्यक्ति देगा। और यहाँ पर 600 ग्राम जो है भोजन, 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल और 100 ग्राम सब्जियाँ और 100 ग्राम चावल इसमें आते हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में 891 रसोई जो है दिसंबर 2021 तक यहाँ पर चलाई गई है। ये ग्राम स्वराज अभियान 2018 से क्रियान्वित है। तो ये ग्राम स्वराज अभियान है और गांव का मास्टर प्लान 2050 को ध्यान में रखते हुए अगले 30 वर्षों की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जाएगा। ये लाइनें भी याद कर लें। गांव का मास्टर प्लान किसको ध्यान में रखते हुए? 2050 को ध्यान में रखते हुए। तो ये अगले 30 वर्षों के लिए तैयार किया जाएगा। देखिए 2019 में 57 नई पंचायत समितियों का गठन किया गया। 2022-23 में 3 नई पंचायत समितियों का गठन किया गया। 2023-24 में 10 नई पंचायत समितियों का गठन किया गया। तीनों आंकड़े काम के हैं। प्रत्येक पंचायत समिति में ये याद रखना, नगर पालिका नगर परिषद में नहीं है, नगर निगम में भी नहीं है। पंचायत समिति में मुख्यालय का नाम जो है अंबेडकर भवन, ये नाम से निर्माण किया जा रहा है और उनकी प्रत्येक भवन की जो है लागत 50 लाख रुपए है और ये काम रहेगा पंचायत समिति। 2024 में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत पंचायत राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 13 से 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया है, तो जिसमें 63.53 लाख तिरंगा ध्वज फहराए गए थे। फिट इंडिया फ्रीडम 5.0 अभियान में राजस्थान देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और यहाँ पर 2 अक्टूबर 2024 से स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के दिन पर फिट इंडिया फ्रीडम रन 5.0 का आयोजन किया गया है। ग्रामीण कृषि विकास अभिकरण होता है रूड़ा, जिसकी स्थापना नवंबर 1995 में हुई थी। रूड़ा की स्थापना एक स्वायत्त अभिकरण है, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि को बढ़ावा देने के लिए एजेंसी है और इसमें जो है इसके मेन 3 कार्य क्षेत्र होते हैं रूड़ा के। तो ये 3 कार्य क्षेत्र होते हैं, क्षेत्र बोल सकते हैं इनको, चमड़ा, ऊन और वस्त्र और लघु खनिज। इस प्रकार से रूड़ा की बात आती है। आपदा मोचन निधि होती है जिसका एक सीएम होता है, तो ये भी ध्यान रखना है। राज्य आपदा मोचन निधि, इसका अध्यक्ष होता है सीएम होता है। इसमें 75% भारत सरकार और 25% राज्य सरकार का जो है योगदान होता है। तो इसी के साथ ये मुख्य बिंदुओं पर चर्चा थी।